जिस प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान का महत्व है, उसी प्रकार संविधान के विभिन्न भागों का प्रावधानों का भी भारतीय व्यवस्था में उतना ही महत्व है। उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बीच आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी, लेकिन वर्तमान में यह अनुसूचियां 12 है। तो आज की इस क्लास में हम इन 12 अनुसूचियों पर ही एक खास चर्चा करने वाले हैं। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पे। पिछले काफी लंबे समय से एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर अनुसूचियों से क्वेश्चन आ रहे हैं। अमूमन 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहा है। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के विजन से देखें तो ऐसी स्थिति में हमें यह पता लगता है कि 1-2 प्रश्नों का सॉल्व होना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और यह आवश्यक उस स्थिति में भी हो जाता है जब हमें बहुत ही आसानी से नंबर वहाँ मिल रहे हों। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल हमें एक आंसर मार्क करना है। और ऐसी स्थिति में यह स्थिति हमारे लिए लाभदायक जब हो सकती है जब हम उसके उत्तर से भली भांति परिचित हों और अपना वो हमारा उत्तर है उसे सटीक रूप से वहाँ दर्ज कराएं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम अंदाज़ा लगाने की स्थिति में आंसर गलत कर देते हैं, उसका हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। नुकसान से तो आप परिचित ही हैं। हर एग्जामिनेशन के अंदर एक खास तौर की नेगेटिव मार्किंग है, कहीं 1/4 है तो कहीं 1/3 है। तो ऐसी स्थिति में या तो आपका ऑप्शन होता है कि आप पॉजिटिव नंबर गेन कर लें, वह पॉजिटिव 2 नंबर भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या फिर आप इस स्थिति के अंदर आपके जो मार्क आए हुए हैं उनमें आप नेगेटिव मार्किंग करवा लें। तो यह आपके अपने हाथ में है कि आप अपनी परीक्षाओं को किस प्रकार से, किस नज़रिए से देखते हैं। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं और इन जो हमारी अनुसूची है इन शेड्यूल्स के ऊपर आज की हम खास चर्चा कर लेते हैं। दरअसल क्या होता है कि ना मैं आपको बताता हूँ कि 2 तरह के क्वेश्चन तो इस प्रकार से हो ही गए हैं कि अमूमन नॉर्मली पूछे जा रहे हैं। एक प्रकार का क्वेश्चन तो यह आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर कि जो XYZ यह प्रावधान है, यह प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची से संबंधित है, या फिर संविधान की यह वाली अनुसूची किस प्रावधान से संबंधित है। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि संविधान की कौन सी अनुसूची है जो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है। तो उसमें आपको वो ऑप्शन दे देगा अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6। तो ऐसी स्थिति में आप सटीक आंसर कब लगा सकते हैं जब आपको यह पता हो कि कौन सी अनुसूची है इस स्थिति के लिए, ठीक है ना। तो यह चीजें जानना जरूरी है। आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर भाषाओं का वर्णन किया गया है, दे देगा आपको अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9। तो ऐसी स्थिति में आंसर तो बहुत ज्यादा आसान है, केवल एक मार्क करना है। लेकिन मार्क करना आसान तो जब होगा ना जब तैयारी कर रखी होगी अच्छे से, हमें आंसर अच्छे से पता होंगे। तो यह 2 तरह के क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आइए क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। इन अनुसूचियों के बारे में एक ब्रीफ चर्चा करते हैं, आज ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। आने वाली क्लासेस के अंदर हम इन सभी अनुसूचियों के बारे में अच्छे से जानेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे प्रॉपर। अभी इनके जुड़ा हुआ जो बेस है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वह समझ लेते हैं। तो इंट्रो जरूरी है। अनुसूची क्या है? अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। यह शेड्यूल्स किस प्रकार हैं? यह संविधान के अंदर कुछ खास प्रावधान किए गए हैं और कुछ खास चीजों के बारे में बताते हैं। किस किस चीजों के बारे में यह हम बताते हैं, यह समझते हैं। संविधान की पहली अनुसूची की बात कर ले तो संविधान की पहली अनुसूची का अपना एक खास महत्व है। और अगर हम बात करें इस पहली अनुसूची की तो यह पहली अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से संबंधित है। यानी कि इसमें मुख्य रूप से किसके बारे में बात की गई है? संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की बात की गई है संविधान की पहली अनुसूची में। तो संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है? हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 1 की यहाँ बात आए थे। तो अब यहाँ पर इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो लेकिन कौन कौन से स्टेट्स है, कौन सा स्टेट्स अस्तित्व में कैसे आया, किस प्रकार से आया, उस सभी को लेकर के जो चर्चाएं हैं, किसको कब का शामिल किया गया, कौन अंदर से पुनर्गठित किया गया, किसकी सीमाओं में परिवर्तित करके कोई राज्य बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 1 से जुड़ी हुई बहुत सारी जो बातें हैं उन बातों को लेकर के शामिल किया गया है। साथ ही दूसरी बात की गई है अनुच्छेद 4 की। इसके अंदर अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 यह कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी क्लास में चर्चा कर चुका हूँ। पूरा मैंने यह जो पार्ट था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का, इसको अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप वह वीडियो भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन यह जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची मुख्य रूप से 2 भागों में
विभाजित की गई है। पहला भाग इसका कहता है राज्य और दूसरा भाग कहता है संघ राज्य क्षेत्र। यानी कि पहले भाग में बताया हुआ है कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं? देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य हैं भारत के अंदर। और अगर बात की जाए यूनियन टेरिटरीज की, संघ राज्य क्षेत्र को हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए यूनियन टेरिटरीज की तो वह कितनी है? वह भी 8 ही है। तो यानी कि देयर आर 8 स्टेट्स इन इंडिया एंड देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, तो अभी इन सभी के बारे में जो उल्लेख है वह पूरा उल्लेख कहाँ पे किया गया है, वह सब बताया गया है संविधान की पहली अनुसूची के अंदर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर ऐसी स्थिति में आपसे यह पूछता है कि राज्य क्षेत्रों के बारे में या राज्यों के बारे में संविधान की कौन सी अनुसूची में बताया गया, तो ऐसी स्थिति में अब आप श्योर है आपको क्या बताना है? पहली अनुसूची। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछता है, आपसे यह पूछता है कि संविधान की पहली अनुसूची क्या कहती है, तो ऐसी स्थिति में आप डैम श्योर होकर के अपना आंसर लगाइएगा कि वह स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में एक्सप्लेन करती है अपने प्रावधान को। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दूसरी अनुसूची के बारे में जानते हैं। दूसरी अनुसूची का अपने आप में बहुत खास महत्व है। क्यों खास महत्व है? क्योंकि यह है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 5 प्रावधान किए गए थे। 5 प्रावधानों में जो एक प्रावधान है इसका सेकंड बी यानी कि इसको खा बोलते हैं, यह जो प्रावधान था यह प्रावधान अब निरस्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका अपने आप में बहुत महत्व है। और इसके जो 4 अन्य हैं उन चारों को हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो संविधान की दूसरी अनुसूची का भाग का यानी कि ए, अब यह क्या कहता है? यह कहता है राष्ट्रपति और राज्यपालों के उपबंध के बारे में। यानी कि इसके अंदर राष्ट्रपति और राज्यपालों के जुड़े हुए जो भी उपबंध है वह सभी उपबंध किए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का ये क्लियर हो गया होगा। केवल इतना ही नहीं है, इसमें तो राष्ट्रपति और राज्यपालों के बारे में उपबंध किए गए, क्यों किए गए हैं यह भी समझने वाली बात है। देखो, राष्ट्रपति का जो पद है और जो राज्यपाल का पद है, यह दोनों ही पद अपने अपने स्तर पर बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है यह भारत का संवैधानिक प्रधान होता है, भारत की एकता अखंडता का सूचक होता है। भारत को गणराज्य कहा जाता है, वह इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि भारत का संवैधानिक प्रावधान है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो राष्ट्रपति का अपना एक बहुत ज्यादा महत्व है और ये महत्व कहाँ पर है? केंद्र स्तर पर महत्व है। मैं दूसरी ओर अगर हम राज्यपालों को समझे तो राज्यपालों का महत्व कहाँ होता है? राज्य स्तर पर, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं ये राज्यों के संवैधानिक प्रधान होते हैं, राज्यों की अखंडता का सूचक होते हैं ये। तो दोनों का ही अपनी जगह महत्व है। एक का महत्व कहाँ है? केंद्र स्तर पर, वहीं दूसरे का महत्व है राज्य स्तर पर। तो इसीलिए इसके जो प्रावधान है वह कहाँ किए गए हैं? दूसरी अनुसूची के ए पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस स्थिति में कि अगर आपसे इनसे जुड़ा क्वेश्चन पूछता है, अनुसूची पूछता है, तो आपको क्या बताना है? दूसरी अनुसूची का पार्ट ए या फिर दूसरी अनुसूची भी पूछ सकता है। दूसरा है हमारा इसका गा। मैं बता चुका हूं कि जो बी है यानी कि खा है वह निरस्त हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में हमें वह नहीं पढ़ना, हमें केवल गा पे चर्चा करनी है, यानी कि सी सेगमेंट जो है इसका। तो सी में क्या बताया यह समझते हैं। जहां एक और राष्ट्रपति और राज्यपाल का बहुत ज्यादा महत्व, वहीं दूसरा बहुत ज्यादा महत्व होता है लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का। तो इनसे जुड़े हुए जो भी प्रावधान है, उपबंध है, उन सभी चीजों का चर्चा की गई। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति की चर्चा कर तो रहे, पर वास्तव में किस प्रकार के उपबंध इसमें दिए गए हैं, यह भी सोचने वाली बात है। यदि यह प्रश्न आपके मन में आया है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम यह समझ लेते हैं कि यहाँ किस प्रकार प्रावधान किए गए हैं। इसमें यह प्रावधान किए गए हैं कि इनको कौन कौन शक्तियां होंगी, इनके विशेष अधिकार किस प्रकार से होंगे, और वह स्थिति जिस स्थिति में यह व्यक्ति अपने पद पर नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति इस व्यक्ति का पद संभाल रहा है। हमने बहुत सारी चीजें समझी, जैसे कि कार्यकारी राष्ट्रपति होता है, कार्यकारी राज्यपाल होता है। ठीक है, या ऐसी स्थिति में समझा कार्य जो कई बार क्या होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन में उपस्थित नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। सभापति, उपसभापति के अभी प्रावधान बहुत अलग अलग है। तो इस प्रकार इस स्थिति में अगर कोई अन्य व्यक्ति यह पद संभालता है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास कौन कौन से अधिकार होंगे, कौन कौन सी शक्तियां वह वहन करेगा, इन सभी चीजों के ऊपर हम एक खास चर्चा ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। लेकिन हम अनुसूचियों को समझ रहे हैं तो हमें इन्हें अनुसूची के परिदृश्य में समझना है। तो दूसरी अनुसूची का जो पार्ट हमने बताया कि जो ए है उसके अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल से जुड़े हुए उपबंध किए गए हैं, यानी कि उसमें यह बताया गया है कि जो देश का राष्ट्रपति है या राज्यपाल है उसकी क्या शक्ति है, कौन कौन से विशेष अधिकार हैं, या कोई अन्य व्यक्ति जो इस पद को संभाल रहा है किसी विशेष स्थिति में, वह व्यक्ति कौन कौन शक्तियां प्राप्त कर लेता है। आगे समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में भी यही स्थिति है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी इस प्रकार से महत्व है, जिसके लिए उपबंध इसमें किए गए। वहीं सभापति के राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से जुड़े हुए प्रावधान भी यहाँ किए गए हैं। केवल इतना ही नहीं, यह तो सेंट्रल लेवल की बात है, लेकिन स्टेट लेवल पे जो सेम चीज है, यानी कि स्टेट लेवल पे क्या होती है, हमारा विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। तो उनसे जुड़े हुए भी प्रावधान, यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, इनसे जुड़े हुए प्रावधान भी कहाँ किए गए हैं? संविधान की दूसरी अनुसूची के सी पार्ट में।
ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का यह क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा दूसरी अनुसूची का पार्ट है वह किससे संबंधित है? पार्ट ए कहता है प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, एंड जो दूसरा है हमारा वो क्या कहता है? वह कहता है कि हमारी लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। वहीं स्टेट तौर पे भी देखना है हमारे को, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इन छह, ये जो 8 पद हैं, इन 8 पदों की बात यहाँ की गई है। मुख्य रूप से आप 4 समझ लीजिए, इन चारों को स्टेट्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा अपने आप में ये। अगली बात कर लेते हैं इसका पार्ट डी। इसका पार्ट डी क्या कहता है? सभी महत्वपूर्ण पद हैं, तो उन्हीं महत्वपूर्ण पदों को लेकर के यहाँ चल रहे हैं। अगली बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। तो यहाँ पर क्या किसके बारे में बताया गया है? यानी कि दूसरी अनुसूची के पार्ट डी में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जुड़े हुए बातें की गई हैं, यानी कि जजेस के लेकर के प्रावधान किया गया है कि उनके क्या क्या शक्तियां हैं, कौन कौन से विशेष अधिकार हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वह कहाँ बताई गई हैं? दूसरी अनुसूची के 4th पार्ट में, यानी कि डी में। 5th पे आ जाते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से जुड़े हुए जितने प्रावधान हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, विशेष अधिकार है, इन सभी को लेकर के बात कहाँ की गई है? इन सभी को लेकर बात की गई है दूसरी अनुसूची के 5th पार्ट में, यानी कि ई में। तो इनसे जुड़े हुई यह अनुसूचियां हैं जिनके अंदर इनसे जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि संविधान की दूसरी अनुसूची के अंदर 5 पार्ट है, इसका 2nd पार्ट जो है वह अब निरस्त हो चुका है, एक्टिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 4 बच जाते हैं, पर 4 में कौन कौन से? ए, सी, डी और ई। तो ए, सी, डी और ई में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, यह ध्यान रखना जरूरी है। तो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है सारे सारे, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्ट ए। पार्ट बी के अंदर क्या आता है? हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो महत्वपूर्ण पद हैं, यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति, हमें यह सेम जगह देखना है, राज्यों में भी देखना है। जो हमारा पार्ट डी है वह हमारा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जुड़े उपबंध करता है। वहीं पार्ट जो हमारा ई है वह है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बता रहा है। यह अनुसूची इस प्रकार से तैयार की गई है। तीसरी अनुसूची पर आते हैं, तीसरी अनुसूची को समझ लेते हैं। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची बहुत ज्यादा आसान है और आप बहुत ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं इसको, सिर्फ एक लाइन में समझना है। यह शपथ के बारे में बता रहा है कि कौन व्यक्ति कब शपथ लेगा, कब कौन सा प्रतिज्ञान लेगा। ये देखो, हम क्या देखते हैं अमूमन, जब भी कोई व्यक्ति किसी पद को धारण करता है, संवैधानिक पद को लेता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को शपथ लेना पड़ता है, प्रतिज्ञान लेना पड़ता है। तो इसमें क्या पता है, प्रारूप तैयार किए गए हैं, सबका एक ड्राफ्ट बना रखा है। तो जो भी व्यक्ति होगा, या वह मंत्री पद की शपथ ले रहा है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्री पद की शपथ ले रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट मंत्री पद की शपथ ले रहा है, मुख्यमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री है, कोई भी व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति कौन सी शपथ लेगा, उस शपथ का प्रारूप किस प्रकार से होगा, तो इन सभी चीजों के बारे में कहाँ बताया गया है? संविधान की तीसरी अनुसूची में इससे जुड़े हुए सभी प्रावधान बताए गए हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है। और सभी जो शपथ हैं, उन सभी शब्दों को क्या कर रखा है? ड्राफ्ट बना रखा है, यानी कि उनका प्रारूप तैयार कर रखा है। तो उन्हीं को आगे हर परिस्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा सिंपल है तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची भी बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन जरूरी है कि हम इसको याद रखें। यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो उस स्थिति में हमें योग्य रहना है कि हाँ, हम सही आंसर चूज कर सकें। तो अगली बात है चौथी अनुसूची को लेकर। चौथी अनुसूची किसके बारे में? चौथी अनुसूची बताया गया है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ठीक है, हाँ, हम अपनी विशेष क्लास के अंदर पहले हम राज्यसभा के बारे में समझ चुके थे। तो राज्यसभा में दरअसल क्या होता है, राज्यों के प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, यानी कि वह लोग आते हैं जिन्हें राज्यों की विधानसभाएं या विधान परिषदें चुन करके कहाँ भेजती हैं? राज्यसभा में भेजती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली भेजती है, यानी कि जो क्या है, हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो वहां भेजता है, उसमें भेजता है। हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट है जो हमारी, उसमें भेजता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ जनता तो इलेक्शन नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग सीटों का आवंटन किया गया। जैसे कि हमारी दिल्ली है, हमारी दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। ठीक है ना। तो चौथी अनुसूची बताती है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, कितना प्रतिशत रखा जाएगा, कितनी जनसंख्या पे कितने प्रतिनिधि होंगे, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, यह सभी व्यवस्था कहाँ बताई गई है? तो यह चौथी अनुसूची में। तो ऐसी स्थिति आपको याद रखना है। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची है। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अपना रुख आगे कर लेते हैं, पांचवी अनुसूची को समझ लेते हैं। पांचवी अनुसूची किसके बारे में बता रही है? पांचवी अनुसूची खास तौर पे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्र कैसे होते हैं हम जानते हैं, जिन क्षेत्रों को हम शेड्यूल्ड कर देते हैं किसी खास आधार पे।
ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। बहुत सारे आधार हो सकते हैं इसके ऊपर। तो इस प्रकार से किसी क्षेत्र को यदि अनुसूचित क्षेत्र बना दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से प्रशासन होगा, उस क्षेत्र का नियंत्रण किस प्रकार रहेगा, कौन कौन से प्रावधान उसके ऊपर लागू होंगे, वहाँ के लोगों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, या वहाँ जो भी बेसिक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है वह सुविधाएं किस प्रकार से की जाएंगी। वही दूसरा क्षेत्र यहाँ रखा हुआ है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र कौन सा था, जिसको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, ठीक कहते हैं। वह क्षेत्र होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपना कल्चर नहीं छोड़ना पसंद करते। यह वही पुराने लोग होते हैं जो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, अपना जीवन खुद अब चलाना पसंद करते हैं, अपने लिए खुद ही जानवरों को मार करके उनको खाना पसंद करते हैं। तो यह लोग मुख्य रूप से जंगलों में ही रहते हैं, वहीं अपने जीवन बिताते हैं। तो यह लोग वह जो आम लोगों के साथ, जैसे कि हम नॉर्मल हैं, तो उनके साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहते। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं यह जनजातीय लोग कहलाते हैं। तो यह लोग जंगल में ही रहते हैं। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र यानी कि अनुसूचित क्षेत्र जो है या अनुसूचित जनजातियों के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से रहेगा, नियंत्रण किस प्रकार से होगा, यहाँ सुविधाएं किस प्रकार से पहुंची जाएंगी, या किस प्रकार से कार्य होंगे इन क्षेत्रों को लेकर के, तो इनसे जुड़ी जो भी बातें हैं यह सब तो है 5वीं अनुसूची में बताई गई है। कई परीक्षाओं में ऐसा हुआ है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को लेकर के प्रश्न पूछा गया है अनुसूची को लेकर के, कि कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया, उनके क्षेत्रों के प्रबंधन के बारे में बताया हुआ, या फिर कई बार यह पूछ लेता है कि 5वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, जनजातीय क्षेत्रों से। बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर अब तक हम 5 अनुसूची को रिवाइज करें तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। पहली अनुसूची किसके बारे में, राज्यों के बारे में या यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। दूसरी अनुसूची किसके बारे में, दूसरी अनुसूची है संवैधानिक महत्वपूर्ण पदों के बारे में, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, और इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तीसरी अनुसूची किसके बारे में है, तो तीसरी अनुसूची हमें यह बताती है कि शपथ और प्रतिज्ञान क्या होंगे, यानी कि तीसरी अनुसूची में यह एक्सप्लेन कर दिया कि यह महत्वपूर्ण पद है हमारे देश के, वह लोग किस प्रकार शपथ लेंगे, उनके जो ड्राफ्ट हैं वह तीसरी अनुसूची में तैयार किए गए हैं। चौथी अनुसूची किसके बारे में बता रही है, हमें यह बता रही है कि राज्यसभा के अंदर सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा, यानी कितने राज्यों को कितनी सीट दी जाएगी। 5वीं अनुसूची हमें बता रही है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रबंधन और नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा। तो 5 बहुत ज्यादा ईजी है, इवन 12 ही बहुत ज्यादा ईजी है, आप समझ जाएंगे अभी। छठी अनुसूची को समझ लेते हैं। छठी अनुसूची हमें क्या बता रही है, 5 राज्यों के बारे में बता रही है। 5 राज्य कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सॉरी 4 के बारे में बता रही है। तो 4 राज्यों के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। चारों राज्य ये क्या है, अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। आप इनको समझ सकते हैं, यह कहाँ के राज्य हैं, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्य ऐसे जिनको बहुत ज्यादा खास माना जाता है, या तो वह अशांत रहते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे अफस्पा लागू रहता है, या फिर वहाँ कुछ गतिविधियां होती है, तो उन्हीं गतिविधियों की वजह से क्या है, क्षेत्रों को बहुत ज्यादा खास प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। देखो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, बहुत सारा जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है बहुत सारा। अगर हम थोड़ा सा भूगोल में चले तो भूगोल में समझते हैं कि यहाँ पर हिमालय का सबसे आखिरी हिस्सा आता है, यानी कि यहाँ का जो हिमालय वो बहुत ज्यादा नया माना जाता है। तो अभी इसी प्रकार से बहुत ज्यादा खास विकसित नहीं है, तो इसलिए यह बहुत नीचे है। तो यह 4 जो क्षेत्र है कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो यह चारों क्षेत्र कौन से बताए गए, यह चारों क्षेत्र बताए गए हैं कि इन चारों क्षेत्र के अंदर जो भी जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, हर जगह पे जनजातीय क्षेत्र होते हैं, इन जगहों पे हम देखने को मिलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर पे। तो यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों के अंदर प्रशासन किस प्रकार से होगा, यहाँ पर उनके लिए प्रशासन या उनके प्रबंधन के काम किस प्रकार किए जाएंगे, तो उनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं ये कहाँ बताई गई है, छठी अनुसूची में बताई गई है। तो हमारे संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है, 4 महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। इनके अंदर जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनको प्रशासन को लेकर संबंधित है, प्रबंधन को लेकर के संबंधित है। अगला रुक कर लेते हैं 7वीं अनुसूची को समझ लेते हैं। 7वीं अनुसूची बहुत ज्यादा आसान है, इवन बहुत बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं याद रखना। 7वीं अनुसूची के बारे में तो यह याद रखना है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बताएंगे। ये सिर्फ हमारी 3 सूचियां हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो सरकारें हैं यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, इनके बीच कामों का बंटवारा किया गया है कि किसके पास कौन सा अधिकार क्षेत्र आता है। तो इनके कामों को बंटवारे को लेकर के, इनके क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर के 3 सूचियां तैयार की गई थी। 3 सूचियां कौन कौन सी है, केंद्र सूची, संघ सूची और केंद्र सूची, राज्य सूची, और तीसरी हमारी समवर्ती सूची। यह 3 सूचियां हैं हमारी। तो इन 3 सूचियों में कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं, किसको कौन कौन से क्षेत्र मिले हुए, यह सभी कहाँ बताए गए हैं, इन सूचियों में बताए गए। और यह तीनों सूचियां कहाँ है, यह तीनों सूचियां संविधान की 7वीं अनुसूची में है। तो मुख्य रूप से यह किससे संबंधित है, अनुच्छेद 246 से संबंधित आता है ये, और यह हमारी तीनों सूचियों के बारे में बताता है। याद रखिएगा 7वीं अनुसूची का मतलब
जो हमारी तीनों सूचियां हैं, यह उससे संबंधित बहुत ज़्यादा आसान है। इवन अब सारा ही आसान है, बीच में कुछ कुछ थोड़ा सा आपको थोड़ा टिपिकल सा लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जैसे छठी अनुसूची किस प्रकार की बात कर रही है, पांचवी अनुसूची या हमारी दूसरी अनुसूची है। इसके अलावा बाकी सब बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हम आए हमारी आठवीं अनुसूची को समझते हैं, तो हमारी आठवीं अनुसूची बहुत ज़्यादा आसान है। हमारी आठवीं अनुसूची में भाषाएं बताई गई है कि कौन कौन सी भारतीय मुख्य भाषाएं। तो भारत की जैसे मुख्य भाषाएं तो बहुत सारी, अगर हम देखें तो सब जगह पर भाषाएं अलग अलग है, बोलियां अलग अलग है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या गया है, इसके अंदर जो हमारी मुख्य भाषा है उन मुख्य भाषाओं को रखा गया है। तो यहाँ मुख्य भाषाओं का दर्जा किस किस को मिला हुआ है, यहाँ 22 भाषाओं को मुख्य भारतीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, जिसके अंदर अगर हम पूरे भारत देखें तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की सभी महत्वपूर्ण भाषाएं आ जाती हैं। तो आठवीं अनुसूची भी आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं को बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको आंख बंद करके एक ही आंसर देना है, वह है आठवीं अनुसूची। ठीक, अगली बात कर लेते हैं। अगली बात हमारी 9वीं अनुसूची को लेकर है। हमारी जो 9वीं अनुसूची है ना, यह अनुच्छेद 31 खा को लेकर 31B को लेकर के। देखो जो हमारा आर्टिकल 31 था, ये कैसे संबंधित था। आर्टिकल 31 पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसमें काफी सारे फेरबदल कर दिए, निरस्त कर दिया गया है। लेकिन इसका जो 31B है, यह अभी भी हमारी 9वीं अनुसूची के अंदर है। तो इसमें क्या किया गया, इसमें राज्यों के अंदर जो बहुत सारे अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वगैरह जो थी उस समय की, उसको लेकर के बातें बहुत सारी की गई हैं। तो संविधान की 9वीं अनुसूची कहीं ना कहीं भूमि अधिग्रहण के क्षेत्रों से संबंधित है, उसके बारे में बातचीत इसमें की गई है। अब बात करते हैं हम 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची किस प्रकार, 10वीं अनुसूची आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। हम पॉलिटी में एक व्यवस्था पढ़ते हुए हैं, उस व्यवस्था का नाम है दल बदल। व्यवस्था का नाम है दल बदल। यह कब लागू होता है, यह उस स्थिति में लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी की तरफ चुना जाता है, लेकिन वो चुने जाने के बाद अपने दल बदल लेता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो योग्यता है सदन की, वह अयोग्य कर दी जाती है, उसको सदन से हटा दिया जाता है। ऐसा तब भी लागू होता है कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय जाता है, लेकिन वो बाद में वह किसी दल को ज्वाइन कर लेता है, दल में शामिल हो जाता है, तब भी यह प्रावधान लागू होता है। तो इसमें दल बदल से जुड़े हुए विभिन्न प्रावधान बताए गए हैं, दल बदल के कानून है इसके अंदर। तो दल बदल की जो भी बातें हैं, वह सभी बातें कहाँ बताई गई, संविधान की 10वीं अनुसूची के अंदर। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित, दल बदल से। आप ध्यान रख सकते हैं 10 दोनों दा से शुरुआत हो रखी है। दा के बारे में बात करें तो एक तरफ दल बदल, एक तरफ 10। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। बहुत ज्यादा सिंपल है, अच्छे से आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं इसको। अब बात करते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची की। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची बहुत ज्यादा ही मिली जुली है, आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है ना। जुड़ी कैसे हुई है, यह है 243 के बारे में। तो इसका जो मुख्य आर्टिकल है वह कौन सा है, अनुच्छेद 243 है। तो यह दोनों अनुसूचियां यानी 11वीं और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, अनुच्छेद 243 से पूरी तरह संबंधित है। किसमें बात की गई है, अनुसूची जो 11वीं है, 11वीं अनुसूची में बात की गई है अनुच्छेद 243 के जी पार्ट की। जी पार्ट की बात की, आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 243 के अंदर जी पार्ट में क्या है। तो जी पार्ट के अंदर यहाँ पंचायती राज की व्यवस्थाएं बताई गई हैं। तो पंचायती राज से जुड़ी हुई जो भी शक्तियां हैं, इसकी व्यवस्थाएं हैं, इनके जो भी कार्य हैं, यह सभी कहाँ बताए गए हैं, 11वीं अनुसूची में बताए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज के प्रावधानों से संबंधित है। वहीं अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, अनुच्छेद 243 के पार्ट डब्ल्यू से संबंधित है। लेकिन अब इसमें बताया क्या हुआ है, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें बताया गया है नगर पालिका की व्यवस्था के बारे में, कि नगर पालिका के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं, किस प्रकार से उसे कार्य करने होते हैं, कौन कौन सी शक्तियों के तहत वह रह करके अपने कार्यों को अंजाम देती हैं। तो उससे जुड़ी जो भी बातें हैं वह 12वीं अनुसूची के 12वीं अनुसूची में बताई गई है। लेकिन 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 243 के डब्ल्यू से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, बहुत अच्छे से। अगर आपको यह सभी अनुसूची समझ में आ गई है, पता लग गया है कि कौन सी अनुसूची किसके बारे में है, तो आप आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छे से इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। आप बहुत अच्छे सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी हमने इसका केवल बेस समझा है, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें समझी, इंट्रो लिया है अभी हमने केवल इसका, लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम अलग अलग समझेंगे। तो एक एक क्लास में हम एक एक अनुसूची को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको ऐसी स्थिति में कोई डाउट लगता है तो डाउट की स्थिति में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दिए जाएंगे। एंड बाकी मुझे उम्मीद है कि यह आप इनसे जुड़े हुए प्रश्न यदि आते हैं तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। बाकी वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, एंड इस प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिलती रहे। तो इस प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहे चैनल पे, ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहती हैं, आती भी रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।